नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। TV9 भारतवर्ष के पास है धमाके का सीसीटीवी फुटेज, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्कूल के पास, स्कूल की इमारत से सटे इसी इलाके में जोरदार धमाका हुआ। यह सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, जिसमें सीआरपीएफ स्कूल की दीवार आपको नजर आएगी और उसके बाद चंद सेकंड के अंदर ही जोरदार धमाका होता है। इस वीडियो में आप देखेंगे 2 कारें यहां पर पार्क की गई हैं और एक स्कूटर भी रोड से गुजरती है थोड़ी देर ही पहले, धमाके से थोड़ी ही देर पहले, और उसके बाद यह जोरदार धमाका होता है जिसमें कार के शीशे टूट जाते हैं, आसपास की दुकानों के शीशे भी चटक जाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की। और धमाके की जगह पहुंच गया है TV9 और धमाके से स्कूल की दीवार में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। 18 इंच मोटी दीवार में गड्ढा तक बन गया। स्कूल के सामने रेस्टोरेंट का कांच टूटा है। तो इस पूरी घटना के बाद अब जो जांच आगे बढ़ रही है, इसमें क्या कुछ सामने आ रहा है, जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या बताया जा रहा है पुलिस की ओर से, किस तरह का ये धमाका था और क्या कुछ अब तक सबूत मिल पाए हैं इससे जुड़े हुए? बिल्कुल, देखिए जांच चल रही है और ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि एनआईए और एसजी की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। अब इसमें जो पदार्थ यूज़ किए गए हैं उसको लेकर प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें जो तथ्य क्या है वो तो सामने ही है, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पॉइंट पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष, वो जगह दिखाई है जहां पर दीवार में गड्ढा बना है। 18 इंच की दीवार में आर पार छेद हो गया है। सामने का रेस्टोरेंट है, उसका साइन बोर्ड टूटा है, बल्कि शीशे भी चकनाचूर हो गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो धमाका कितना तीव्र होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी, MHA ने भी जो है रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस से। तो अमोनियम नाइट्रेट की बात आई, क्लोराइड की बात आई, अब इसकी और गहनता से जांच हो रही है। लेकिन TV9 भारतवर्ष के पास न सिर्फ वो सीसीटीवी है जिस वक्त घटना घटी, बल्कि उसके बाद पहला टीवी चैनल जो है TV9 भारतवर्ष 0 पॉइंट पर पहुंचा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 18 इंच की दीवार है, उसमें आर पार छेद हो गया है। दीवार पूरे पे जले के निशान है, ऊपर जो रेलिंग है उस पर जले के निशान हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई आम धमाका नहीं था। हालांकि अभी इसके पीछे क्या कोई आतंकी साजिश है, इसको लेकर पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है किसी साजिश से इनकार नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट भी मांगी है, इसको लेकर जांच चल रही है। और देखिए, ये सुबह 7:46 का मामला है, लेकिन अभी तक जो तमाम प्रीमियम एजेंसी हैं देश की, वो मौके वारदात पर मौजूद है। वहाँ से एक एक कोने को छाना जा रहा है। जिस दीवार का हमने आपको जिक्र किया, दीवार दिखाई जहाँ पर ये धमाका हुआ है, वहाँ से भी सैंपल्स लिए गए हैं और उसको छानकर देखा जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे पता लगे कि आखिर इस ब्लास्ट को, धमाका को करने में क्या किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल किया गया, टाइम बम का इस्तेमाल किया गया, या फिर रिमोट से किया गया, इसको रखने वाला कौन था। तो जांच जारी है। 8 से 9 घंटे हो चुके हैं इस जांच को करते हुए। अभी भी जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, लेकिन इस टाइम जो है TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों के लिए उस जगह पर ही पहुंचा है जहां पर अभी तक कोई दूसरा चैनल नहीं पहुंचा है। जिस जगह पर पॉइंट 0 से बोल सकते हैं, ठीक वहीं पर धमाका हुआ था। तो धमाके वाली जगह से जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और एक एक पल की अपडेट बता रहे हैं किस तरह का ये धमाका था। अब जो इस पूरे मामले पर जांच एजेंसियां हैं वो पर्दे खोलने में लगी हुई हैं कि आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या कुछ हो रही है। शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के रोहिणी में हुए धमाके के चश्मदीद गौरव शर्मा से बात की है हमारे संवाददाता अंशुमन ने। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। उस ब्लास्ट को मोबाइल में रिकॉर्ड करने वाले शख्स हैं गौरव शर्मा, जिन्होंने सबसे पहले उसको रिकॉर्ड किया था। गौरव शर्मा जी TV9 भारतवर्ष के न्यूज़ चैनल पर एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कितने बजे की बात है और आप छत पर थे उस समय? सर, मैं अप्रॉक्सीमेटली 7:45 की बात है। मैंने नया कैमरा लिया था, तो मैं उसका कैमरा लेंस ट्राई कर रहा था, फोकस वगैरह उसका चेक कर रहा था। तो तभी अचानक से ये ब्लास्ट होता है और सब कुछ हिला देता है। ब्लास्ट इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि सबको एक डर की लहर महसूस होती है, क्योंकि वो नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था। पहले इनिशियली ऐसा लगा कि वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट है या कोई CNG गाड़ी ब्लास्ट हो गई है, लेकिन इतना इंटेंसिटी नहीं आप सोच सकते, इतना स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट था। उस आसपास का जो माहौल था वो काफ़ी ख़राब था। बिल्डिंग के शीशे टूट गए थे, जो वहाँ से 20 मीटर दूर बिल्डिंग्स थी।
दीवार टूट गई थी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ और गड्ढा हो गया है, गाड़ियाँ टूट गई, गाड़ियों के शीशे टूट गए और दुकानों के बोर्ड टूट गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। चुनावों के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को टिकट दिया गया है। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले उम्मीदवार बनाए गए हैं। नंदुरबार से विजय कुमार गावित उम्मीदवार बनाए गए हैं। धुले से अनूप अग्रवाल को टिकट मिला है। कोलाबा से राहुल नार्वेकर उम्मीदवार बनाए गए हैं। मलाड पश्चिम से विनोद शेलार को टिकट दिया गया है। अंधेरी पश्चिम से अमित सातम को टिकट दिया गया है। तो जो पहली सूची जारी हुई है उसके तहत बीजेपी की एक चुनावों को लेकर, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम है, डिप्टी सीएम का नाम है और साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम इसमें शामिल है। दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कामठी सीट से उन्हें टिकट दिया गया है, चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भी भोकर से टिकट मिला है। आमोद और ज्यादा जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं। आमोद, इसमें क्या सरप्राइजिंग फैक्टर रहा जो सूची जारी की गई है बीजेपी की ओर से? आमोद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये जो सूची जारी हुई है चुनावों के मद्देनजर, इसमें उम्मीदवारों के नाम है, देवेंद्र फडणवीस का भी नाम है और बाकी बड़े नेताओं का भी नाम है। क्या कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा पहली सूची में? देखिए, पहली सूची में अगर बात करें कि बीजेपी ने उसमें अनुभव और विनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि 3 उम्मीदवारों का ही टिकट फिलहाल दिख रहा है कि कटा हुआ है, जबकि इसमें 10 नए उम्मीदवारों को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा गया है और इसमें 10 जो नए उम्मीदवार हैं वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक नए जनरेशन को इस चुनाव में आजमाने की कोशिश की है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो 3 उम्मीदवार जिनकी टिकट काटी गई है उसमें से भी एक उम्मीदवार जो जेल में बंद हैं फिलहाल, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। 2 उम्मीदवारों के टिकट ही कटे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि 13 महिलाओं को इसमें जगह मिली है और 13 महिलाओं को 99 की सूची में जगह दिया गया है। मुंबई की जो अगर बात करें तो मुंबई के तकरीबन 36 सीटों में से बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। माना जा रहा है कि करीब 6 और नाम बीजेपी मुंबई की अभी जारी करेगी अगली सूची में और इस तरह से बीजेपी 19 से 20 सीटों पर मुंबई की चुनाव लड़ सकती है। तो ये है, अगर प्राथमिक तौर पे अगर देखें तो चुनाव इस बार मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं पहले देवेंद्र फडणवीस तो लड़ ही रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ ही मंगल प्रभात लोढ़ा जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं उनको चुनाव लड़ा जा रहा है। आशीष शेलार जो मजबूत नेता है वहाँ के, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। विद्या ठाकुर जो मंत्री हैं उनको चुनाव में लड़ाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में अभी तक जो सूची दिख रही है इसमें पंकजा मुंडे के परिवार का किसी सदस्य का नाम नहीं है। हालांकि पंकजा मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं वो एमएलसी हैं, तो उनके परिवार से उम्मीद की जा रही है कि उनकी छोटी बहनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। तो अगली सूची पर भी निगाह इस बाबत रहेगी। बिल्कुल, बहुत अहम बात बता रहे हैं आमोद राय और उन्होंने कहा कि 99 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है। 13 महिलाओं के भी नाम है, महिला प्रत्याशियों के नाम है और इस बार एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर निकलकर सामने। अब दूसरी सूची का भी इंतजार हो रहा है। शुक्रिया आमोद आपका। और आगे बढ़ते हैं। महाविकास आघाड़ी में कुछ विवादित सीटों का समाधान निकालने के लिए आदित्य ठाकरे और अनिल परब ने आज शरद पवार से मुलाकात की है। आज मातोश्री में सीट विवाद को लेकर शिवसेना यूबीटी की मीटिंग भी होने वाली है। महाराष्ट्र में कुछ सीटों को लेकर एमवीए के घटक दलों में गतिरोध बना हुआ है। उद्धव ठाकरे ने आज सीक्रेट संदेश आदित्य ठाकरे के जरिए शरद पवार को भेजा। शरद पवार से आज आदित्य ठाकरे और अनिल परब की मुलाकात हुई। इसके बाद शरद पवार ने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से फोन पर बात की और कुछ सीटों पर जारी खींचतान के मामले को जल्द सुलझाने को कहा। मुंबई और विदर्भ की कुछ सीटों पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है।
उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के पास क्या संदेश पहुंचाया है ये अभी तक साफ नहीं है, मगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि शरद पवार के जरिए बीच बचाव करना पड़ रहा है। सीटों की खींचतान के बीच मातोश्री में शिवसेना यूबीटी की बैठक भी होने वाली है। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विवादित सीटों पर मंथन होगा तो अगली रणनीति पर भी चर्चा होगी। इससे पहले कल महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की 10 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने दावा किया कि सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है, जल्द रास्ता निकाला जाएगा। और कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर यह कि आज दिल्ली में होने वाली सीईसी की बैठक टल गई है। महाराष्ट्र पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक को टाल दिया गया। अब कल शाम 5 बजे होगी सीईसी की बैठक। सीईसी में होनी है पहली लिस्ट पर फाइनल चर्चा, उसके बाद नाम सामने आएंगे। अभी तक महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर खींचतान मची हुई है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अभी तक ये जो पेंच है वो सुलझा नहीं है, जो सूत्र बता रहे हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि पहली सूची को लेकर मंथन जारी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और मराठा नेता मनोज जरांगे से मिले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने जरांगे से मुलाकात की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई है। मनोज जरांगे आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। इस बीच झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पार्टी ने अभी सीटों पर दावेदारी नहीं जताई है, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत हार आरजेडी तय करती है। आरजेडी ने ये तो साफ कर दिया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि पार्टी जेएमएम और कांग्रेस को झारखंड में 60 से 62 सीट पर ही समर्थन देगी। प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि झारखंड में 20 से 22 सीट ऐसी हैं जिस पर जीत हार आरजेडी तय करती है। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़े, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है। मनोज झा ने ये भी साफ किया कि वो झारखंड में गठबंधन को किसी भी हाल में बिखरने नहीं देंगे। इससे पहले लालू यादव भी कह चुके हैं कि वो मिलकर लड़ेंगे। झारखंड में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है? लालू जी हो रहा है, लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। आरजेडी बहुत जल्दी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट गठबंधन को सौंप देगी। उसके बाद सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर लगेगी। कल सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 11 सीट आरजेडी लेफ्ट और दूसरे सहयोगियों को दी जाएगी। और यूपी से अहम खबर है। यूपी के बहराइच में आरोपियों के घरों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। अवैध कब्जा हटाने का आज आखिरी दिन है। प्रशासन की कार्रवाई से पहले लोग खुद ही घरों के अवैध हिस्से को गिरा रहे हैं। प्रशासन 23 घरों को नोटिस जारी कर चुका है। बहराइच के महाराजगंज में बड़ी हिंसा के बाद अब इस पूरे इलाके में हिंसा तो खत्म हो गई, उसका शोर भी खत्म हो गया और उसका डर भी खत्म हो गया। लेकिन अब डर बुलडोजर का है और इसीलिए ये पूरा बाजार हिंसा के एक हफ्ते बाद भी बंद नजर आ रहा है। और इस पूरे बाजार में संभवतः तकनीकी रूप से आज या फिर आज के बाद कल सुबह से बुलडोजर की एक बड़ी कार्रवाई होनी है। बड़ी तादाद में मीडिया का जमावड़ा यहां पर आपको नजर आएगा और ये पूरा बाजार उस अतिक्रमण की जद में है जिसको लेकर फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन तमाम घर, दुकान और मकानों पर नोटिस लगा दिया है। सबसे पहली नोटिस आपको दिखाते हैं उस मकान पर जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। ये घर अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज का है। इसी घर के सामने 13 तारीख की शाम को हिंसा शुरू हुई और इसी घर के सामने और इसी घर की छत पर आरोपी इस पूरे मामले में जो पीड़ित है राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और परिवार यह मांग कर रहा था। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी को पार्टी में शामिल किए जाने के फैसले को शिवसेना शिंदे गुट ने वापस ले लिया है। श्रीकांत पांगारकर को पार्टी में शामिल करने के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। गौरी लंकेश हत्याकांड का आरोपी है श्रीकांत पांगारकर और महाराष्ट्र के जालना में श्रीकांत पांगारकर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुआ था, लेकिन अब इस फैसले को वापस लिया गया है। वापस क्यों लिया गया है फैसले को और क्या आधार बताया जा रहा है? राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, क्या कह रहा है शिवसेना शिंदे गुट फैसला वापस लेते हुए?
देखिए, जो मैसेज आधिकारिक तौर पर दिया गया है, जो पत्र जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर ये निर्णय लिया गया था। उन्हें जालना विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पार्टी के टॉप नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने फैसला नहीं लिया था। और चूंकि शिवसेना शिंदे गुट के जो मुखिया हैं वो एकनाथ शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, वो हैं, तो उनकी तरफ से पत्र जारी करके कहा गया है कि उन्हें पार्टी से हटाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जो पार्टी ने निर्णय लिया था उस निर्णय को जो है रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये खबरें जब बाहर आई, उसके बाद में जिस तरह से किरकिरी हुई और ये लगा कि पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, उसके बाद में पार्टी की तरफ से ये पत्र जारी करके बताया गया है। श्रीकांत जो है, उनके ऊपर दो बेहद गंभीर आरोप लगे थे। एक मामला जो है वो गौरी लंकेश की हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। साथ साथ में मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके में हथियारों की बरामदगी हुई थी बड़े पैमाने पर, उसमें भी श्रीकांत पर सवाल उठे थे। उसमें भी श्रीकांत से पूछताछ आरोपी को लेकर बड़ी बात बता रहे हैं राजीव की टॉप लीडरशिप को ये पता नहीं था, ये फैसला टॉप लीडरशिप का नहीं था, इसीलिए इस फैसले को वापस लिया जा रहा है। शुक्रिया आपका राजीव। बिहार के भागलपुर के एक मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद हंगामा हो गया। आक्रोशित लोगों ने पथराव और आगजनी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस की साजिश का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर के एक मंदिर में हुई तोड़फोड़ के पीछे आरजेडी और कांग्रेस का हाथ बताया है। दावे के साथ कहूंगा, सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। वो दंगा कराना चाहते हैं। उपरांत ये हुआ है। मैं प्रशासन से कहता हूं कि आरजेडी कांग्रेस के लोगों का हाथ है इसमें। भागलपुर सनहौला में हुई इस घटना के बाद हजारों लोग सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने पथराव भी किया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालात को नियंत्रित करने के लिए भागलपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दुर्गा मंदिर पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। इसी संबंधित तुरंत पुलिस बल घटनास्थल के पहुंच के निरीक्षण किया गया। जांच में पता चला है कि असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर जाकर तोड़फोड़ की और जब सुबह लोग पूजा करने पहुंचे तो मंदिर की हालत देखकर भड़क गए। जयपुर में खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। उस पर मंदिर के जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। तीन दिन पहले जयपुर में करनी विहार इलाके में आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की वारदात हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। अब एक आरोपी नसीब चौधरी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आज भारी संख्या में प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और आरोपी का घर गिराया गया। बुलडोजर चलाने से पहले जेडीए की ओर से नोटिस लगाया गया, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने मंदिर के पास अवैध कब्जा किया है। गुरुवार की रात शरद पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में जागरण के बाद खीर वितरित की जा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले 2 लोग वहां पहुंच गए और बहस के बाद चाकू से हमला कर दिया। हमले में गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कॉलोनी में लोग देर रात मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे थे, जिससे वो परेशान हो रहा था। मारपीट के समय आरोपी की पत्नी निर्मला और बेटा भीष्म भी मौके पर मौजूद था। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग चुका है, जिसमें नसीब सिंह और उसका बेटा भीष्म भी नजर आ रहे हैं। और यूपी के जौनपुर में एक आरोपी ने थाने में आत्महत्या कर ली। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जौनपुर में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत के बाद डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी घटना की जांच का जिम्मा एसडीएम राजेश कुमार को दिया गया है, जो जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे। मटरू बिंद पर जमील अहमद नाम के व्यक्ति ने 35,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस उसको पकड़कर थाने लाई थी, लेकिन थाना परिसर के शौचालय में उसने फांसी लगा ली। जमील अहमद एक व्यक्ति जिसके साथ में कल दिनांक 18 तारीख को 35,000 रुपये की लगभग सट्टेबाजी का अपराध कारित किया गया, उसके द्वारा पहचान कर इस अभियुक्त को थाने पर सपोर्ट किया गया था, जिसमें कि अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल उनकी मृतक की पत्नी के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने मृतक के परिजनों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और मृतक की लड़की की जिम्मेदारी लेने की बात कही। हालात को देखते हुए थाने और आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
यूपी के जौनपुर में लड़के वालों को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला तो ऑनलाइन शादी की गई। बीजेपी नेता के बेटे का पाकिस्तान की लड़की से निकाह हुआ है। देखिए पूरी खबर क्या है। लाहौर की अंदलीब जहरा और जौनपुर के अब्बास हैदर ने एक दूसरे को ऑनलाइन कबूल कर लिया। काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों की शादी हो गई। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ऐन वक्त पर लड़के वालों को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला और इस दुख में लड़की की मां बीमार हो गई। फिर तय हुआ कि शादी ऑनलाइन करा दी जाए। देखिए, हमारे यहाँ इस्लाम में मुल्क और सरहद की कैद नहीं है कि किस मुल्क में कौन शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है। और अभी ये जो है शादी होना थी, लेकिन क्योंकि वीजा वगैरह नहीं मिल पाया इसलिए जो है ऑनलाइन निकाह हुआ। शादी के लिए दूल्हा बाकायदा बारात के साथ वीडियो कॉल के लिए बैठा। लड़की वालों की तरफ से भी मेहमान इकट्ठा हुए और शादी हो गई। अब दूल्हे को वीजा का इंतजार है ताकि वो सरहद पार से अपनी दुल्हन ला पाए। सरकार से सबसे पहली मांग ये करेंगे कि इस चीज़ों की सुविधा आसान की जाए ताकि जो लड़कियां वहां हैं उन लोग आ सकें यहाँ पे, और जो वहां जाना चाहता है वो वहां जा सके। लड़के के पिता तहसीन शाहिद बीजेपी के सभासद हैं, लिहाजा उनकी शादी में बड़े मेहमानों ने भी शिरकत की।